नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 का परिचय देखेंगे, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और यहां से JPSC में करीब 10 नंबर और JSSC में बात करें तो 8 से 10 नंबर पूछा जाता है। इसी प्रकार झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो भूमिका की बात करेंगे कि छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 जो है उसकी भूमिका में क्या क्या चीज़ें दे रखी है और क्या क्या इसका नियम है। तो सबसे पहले जो पढ़ने का इसका तरीका है, देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम जो लागू हुआ था वह 1908 में लागू हुआ था, लेकिन यह अधिनियम 1903 में बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन 1908 में लागू करने के पीछे इसका कारण क्या था और यह अधिनियम किस क्षेत्र में लागू होता है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले की बात करें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को 1765 में सौंपी गई। 1765 में ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंपी गई। उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो यहाँ पर झारखंड का उल्लेख ना मिलकर बिहार का उल्लेख हमें मिल रहा है। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम 1769 में हुआ। कब हुआ? तो 1769 में झारखंड में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश जो है हो गया था। और सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे वह थे कैप्टन केमेक। जी हाँ, कैप्टन केमेक सबसे पहले झारखंड क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उसका लोगों ने जगह जगह पर विरोध किया था। जैसे अगर बात करेंगे तो खड़गडिहा में विरोध हुआ था, पलामू में विरोध हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। सभी वहाँ स्थानीय राजाओं ने इसका विरोध कर दिया था। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं का राजा खुखरा राजा का राज्य था। छोटा नागपुर क्षेत्र में उस समय मुंडाओं का राजा खुखरा राजा का राज्य था। कब? जब अंग्रेज का आगमन हुआ, यानी कि केमेक का जब आगमन हुआ। ठीक है। सर्वप्रथम अंग्रेज कैप्टन केमेक का आगमन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। तो सबसे पहले जो केमेक आया था वो कहाँ पर आया था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ही आया। और उसमें वहाँ का राजा तो जो था वह खुखरा राजा था, जो कि मुंडाओं का राजा हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट है 4 जून 1809 में थाना व्यवस्था लागू कर दिया गया प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। जी हाँ, यहाँ पर अंग्रेजों ने एक चाल चल दिया कि 4 जून 1809 में थाना व्यवस्था लागू किया। थाना व्यवस्था के तहत उन लोगों ने शासन करने की सोची, लेकिन यहाँ तक उसका शासन संभव नहीं हो सका। ठीक है। आगे देखेंगे, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भू राजस्व की प्राप्ति को सुनिश्चित करना था। अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वह था लोगों से भू राजस्व की प्राप्ति करना, यानी कि टैक्स वसूलना लोगों से, उसका मेन उद्देश्य था अंग्रेजों का। ठीक है। सन 1831-32 का कोल विद्रोह इसी अत्याचार का अभिव्यक्ति थी। 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था, इसी उद्देश्य जो टैक्स वसूला जा रहा था उसी का परिणाम था। जब लोगों से अधिक टैक्स लेने लगा, जैसे कि उपज से अधिक टैक्स डिमांड किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस समय आंदोलन होना लाजमी सा बात है। तो उसी समय 1831-32 में कोल विद्रोह हो गया। और कोल विद्रोह किसके विरुद्ध में हुआ? तो भू राजस्व की विरोध में हुआ। लोगों ने टैक्स देने से इनकार करने लगा। ठीक है। अगला है वर्ष 1862 में बाबू राखलदास हल्दर की देखरेख में भुईहरी सर्वे आरंभ हुआ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक फैक्ट बनता है कि 1862 में जो है भुईहरी सर्वे प्रारंभ हुआ था। तो भुईहरी सर्वे प्रारंभ कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो 1862 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट 1879 में लाया गया। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर कब लागू किया गया था। तो इसको लाया गया था 1879 में। ठीक है। आगे की फैक्ट हम लोग बात करेंगे, जिसमें दिया गया है कि इसके ठीक बाद 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। ठीक इसके बाद, जब उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया गया, यह कब लाया था? तो 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया गया। छोटा नागपुर में पहला सर्वे 1902 में प्रारंभ हुआ। जिसे कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया, सबसे पहले छोटा नागपुर में जो सर्वे प्रारंभ हुआ था वह 1902 में प्रारंभ हो चुका था। छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम का प्रारूप भी 1903 में तैयार हो गया। उस समय का जो प्रारूप था छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम का, वह अधिनियम 1903 तक पूरी तरह से तैयार हो चुका था।
जिसमें संशोधन करते हुए 11 नवंबर 1908 को लागू कर दिया। छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, तो 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था, लेकिन बनकर यह तैयार हो गया था पूर्ण रूप से 1903 में, और इसको लागू किया गया 1908 में। 5 वर्षों तक इसमें पूर्ण संशोधन हुआ और संशोधन के बाद इसे छोटा नागपुर क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हाफमैन ने तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट है वह किसने तैयार किया था, तो इसको याद रखिएगा, जॉन एच हाफमैन ने तैयार किया था। ठीक है, इस अधिनियम में कुल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि छोटा नागपुर जो कसरतकारी अधिनियम है इसमें कुल अध्याय की बात करें तो कितना है, तो 19 है, और अगर कुल धारा की हम बात करें तो 271 धाराएं दे रखा है। इस वीडियो में हम लोग कुल 9 अध्याय को देखेंगे, और दूसरे इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों के बीच उपस्थित होगा, जिसमें हम लोग 10 और जो अध्याय है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अध्याय 1 में जो चीज़ें दी गई है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इस अध्याय में धारा 1 से 3 तक का उल्लेख है। सबसे पहले बात करेंगे इस अध्याय में धारा कितनी है, तो धारा 1 से 3 तक की जो बातें कही गई है वह अध्याय 1 के अंतर्गत कही गई है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि संक्षिप्त नाम तथा प्रसार धारा 1 में दे रखा है। धारा 1 में इसमें क्या दे रखा है, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा और इसका प्रसार किन क्षेत्रों में होगा, यह अध्याय 1 में दे रखा है। तो संक्षिप्त नाम की बात करें तो छोटा नागपुर कसरतकारी अधिनियम 1908 होगा इस अधिनियम का पूरा नाम। जबकि यह क्षेत्र का प्रसार की हम बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलों में इसका प्रसार यानी कि लागू होगा। नेक्स्ट है अनुसूची क और अनुसूची ख है निर्दिष्ट अधिनियम। तो इसके जो अनुसूची क और अनुसूची ख में जो अधिष्ट नियम जो है निर्दिष्ट, उस धारा 2 के अनुसार लागू होगा। जबकि परिभाषाएं धारा 3 में दे रखा है। तो इसकी परिभाषाएं कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि बात करेंगे तो बंधक, जोत, कोरकर, भूस्वामी, जंगल संपत्ति, मुंडारी खुटकटीदार, भूधृति, अस्थाई भूधृति, अस्थावर शर्त, पुनर्ग्राहम भूधृति, ग्राम मुखिया, अस्थाई बंदोबस्त तथा अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था रखा गया है वो 1798 के तहत रखा गया है। इसमें से हम लोग कुछ शर्त को समझते हैं, जैसे बंधक। तो बंधक का कहने का मतलब है कि किसी कसरतकार के हित का उसकी कसरतकारी से उधार या ब्याजों के साथ बंधक की कालावधि के दौरान कसरतकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बंधक रखता है तो उसके कालावधि तक उस व्यक्ति जो भी इसका भूस्वामी होगा उसे वंचित समझा जाएगा जब तक का बंधक खत्म नहीं हो जाता है। जोत का मतलब जो कहने का मतलब है कि रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड है, उसे जोत कहते हैं। अगर कोरकर की हम बात करें तो कोरकर का कहने का मतलब है वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला, खंडवत जनशासन या अरियत हो, जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, तो कोरकर भूमि कहते हैं। भूस्वामी की अगर हम इसी प्रकार बात करें तो भूस्वामी वह व्यक्ति जिसके तुरंत अधीन कसरतकार भूमि धारण करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसके भूस्वामी कहते हैं। ठीक है, जैसे सारे ज़मीनें अभी जो है वह किसके भूस्वामी की है, तो झारखंड सरकार के तहत हैं। तो यह 1798 के तहत होगा अस्थाई बंदोबस्त। कसरतकारों के जो वर्ग होगा वह अध्याय 2 में उल्लेख है कि कसरतकारों के वर्ग धारा 4 से 8 तक का उल्लेख इसमें हम लोग को मिलता है। तो कसरतकारों में भूधारक, रैयत, मुंडारी खुटकटीदार शामिल है। यह धारा कितने दे रखा है, तो धारा 4 में दे रखा है। तो मूल रूप से अगर कसरतकारों के वर्ग की हम बात करें तो 3 प्रकार का है, भूधारक, रैयत और मुंडारी खुटकटीदार। यह धारा 4 के अंतर्गत है। वैसा व्यक्ति जो भूमि धारण कर लगान चुका रहा हो, और धारा कितना दे रखा है, धारा 5 में दे रखा है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग भूधारक कहेंगे। अगला है वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग रैयत कहेंगे। अगला है खुटकटी अधिकार युक्त रैयत। यह धारा हमारा 7 में दे रखा है। जबकि यहाँ पर वैसे व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण की हो, वह धारा 6 में दे रखा है। लेकिन मुंडारी खुटकटीदार की अगर हम बात करें तो धारा 8 में दे रखा है। और मुंडारी खुटकटीदार जो होता है
वह मुंडारी जिसने जंगल भूमि के भागों को जोत में लाने के लिए भूमि को धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, उसे क्या कहते हैं? मुंडारी खुटकटीदार कहते हैं। इस प्रकार हम लोग अध्याय 3 की ओर बढ़ेंगे, और 3 की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की जो जानकारी है वो समय ब समय आपको मिल सके और आप वीडियो को बिना रुके आसानी से देख सकेंगे। यह धारा 9 से 15 तक इस अध्याय में हम लोग देखेंगे, जिसमें धारा 9 से 15 तक का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो अध्याय 3 के अंतर्गत। इसमें कहता है अस्थायी बंदोबस्त जमीन परिवर्तन नहीं हुआ हो तो लगान वृद्धि नहीं होगा। अगर अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमीन परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसका लगान भी क्या होगा? समान रहेगा, उसकी लगान यानी टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। यह धारा किसमें कहता है? तो धारा 9 के तहत कहता है। ठीक है। और अगला बात करेंगे 1869 के अधीन किसी रजिस्टर में व्यक्त जमीन के लगान वृद्धि नहीं होगी। तो 1869 के अधीन अगर किसी को ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी है तो उसके लगान यानी कि जो टैक्स होगा उसका वृद्धि नहीं होगा। यह धारा 10 में कहा गया है। लेकिन 11 में कहता है क्रय विक्रय तथा रजिस्ट्री का प्रक्रिया वर्णन है। अग्नि जो खरीद बिक्री करने का प्रक्रिया का वर्णन है वह धारा 11 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला बात करेंगे अधिक कोई भूस्वामी धारा 11 से जमीन की रजिस्ट्री नहीं करता है या रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो उपायुक्त तो जांच करने के बाद आदेश दे सकता है। यह किसमें दे सकता है? धारा 12 के तहत यानी कि 12 के तहत यह कर सकता है कि अधिक कोई भूस्वामी धारा 11 से ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करता है या करने से इनकार करता है तो उपायुक्त उस ज़मीन की उचित जांच करने के बाद उसमें आदेश दे सकता है। अगला है भूधृति का विभाजन एवं अलग अलग भाग का लगान निर्धारित कर सकेगा। अलग अलग जो भाग होगा उसमें क्या होगा? लगान यानी कि टैक्स निर्धारित कर सकेगा। अगला है भूधृति को पुनः ग्रहण का अधिकार जो है धारा 14 में दे रखा है। अधिक किसी व्यक्ति को पुनः जमीन धारण करना हो तो यह धारा किससे अधिकार करेगा? तो धारा 14 के तहत वह पुनः जो है ज़मीन को ग्रहण कर सकेगा। अगला बात करेंगे धारा 11 से किसी ज़मीन की रजिस्ट्री होने पर भी पुनः वापसी का जो प्रावधान है वह धारा 15 में दे रखा है। अगर कोई व्यक्ति धारा 11 के अनुसार ज़मीन की रजिस्ट्री कर देता है तो उसकी ज़मीन पुनः वापसी के लिए उसे धारा 15 का सहारा लेना पड़ेगा। और अध्याय 4 में जो धारा दे रखा है वह धारा 16 से लेकर 36 तक का धारा का उल्लेख है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो रैयत की बात कही गई है इसमें। तो इसमें कहता है किसी भी भूमि पर 12 वर्ष तक अधिभोगाधिकार होगा। यह धारा 16 के अंतर्गत कह रहा है। अधिक किसी भूमि को लगातार 12 वर्षों तक कब्जे में रहता है तो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। अधिक कोई व्यक्ति किसी भूमि को 12 वर्षों तक खेती या तो जोत उसमें करता है तो वह व्यक्ति बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यह धारा 17 के तहत कहता है। लेकिन अगर धारा 18 की हम बात करें तो भूइहरों तथा मुंडारी खुटकटीदार का बंदोबस्त रैयत होना, यह धारा 18 में इसका उल्लेख है कि भूइहरों तथा मुंडारी खुटकटीदार का जो बंदोबस्त रैयत होगा वह धारा 18 के अनुसार होगा। 19 में कहता है बंदोबस्त रैयतों का अधिभोगाधिकार होगा, यह धारा 19 के अंतर्गत होगा। अगला है अस्थायी भूधारक, धारा 20 के अंतर्गत होगा। अस्थायी जो भूधारक होगा वह धारा 20 के तहत होगा। नेक्स्ट कहता है भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार जो होगा वह धारा 21 के तहत होगा। अगला है बेदखली का अधिकार, यानी किसी को बेदखल करने का जो अधिकार होगा वह धारा 22 के तहत होगा। अगला कहता है अधिभोग, यहाँ पर जोतों होगा, जोतों के कपितय अंतरों का रजिस्ट्रीकरण जो होगा वह धारा 23 के अनुसार होगा। अगला कहता है धारा 24 से 36 तक लगान का निर्धारण, यानी कि धारा जो 24 से 36 तक का उल्लेख मिलता है वह टैक्स से मिलता है। जो टैक्स होता है वह टैक्स से धारा 24 से 36 का उल्लेख जो है टैक्स में मिलता है। इस प्रकार हम लोग अध्याय 5 की बात करेंगे और अध्याय 5 बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें धारा दे रखा है सिर्फ 37। एक ही धारा में यह अध्याय पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा, जिसमें कहता है खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत। जो खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत है वह धारा 37 के अंतर्गत है। इसमें कहता है इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर भी लागू होगा जिन्हें खुटकटी अधिकार प्राप्त है। इसका जो नियम लागू होगा वह खुटकटी अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि जिसे खुटकटी अधिकार प्राप्त है उस पर भी लागू हो सकता है।
20 वर्षों से अधिक सृजित की गई भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। जो 20 वर्षों से भूमि सृजित करके रखा है उसका लगान यानी कि टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर लगान बढ़ाने का आदेश दे दिया जाता है, अगर कोई तरह से उपायुक्त के द्वारा लगान बढ़ाने का आदेश दे दिया जाता है तो आधे से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि आधा से ज़्यादा उसको नहीं टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग अध्याय 6 की बात करेंगे। तो अध्याय 6 बेहद इम्पोर्टेंट है और इसमें धारा 38 से लेकर हम लोग 42 तक का जो बातों का वर्णन है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें अनधिभोगी रैयत दे रखा है। इसमें कहता है अनधिभोगी रैयत और भूस्वामी के बीच करार के आधार पर लगान की दर तय की जाएगी। इसमें जो भूस्वामी होगा और अनधिभोगी रैयत जो होगा उसके दोनों के बीच करार के आधार पर इसका जो टैक्स होगा वह निर्धारित होगा। यह धारा 38 के तहत होगा। इसमें कहता है अनधिभोगी रैयत को अपनी जोत के लिए उसी प्रकार लगान देना होगा जैसा अधिभोगी रैयत देते हैं, यानी कि सामान्य रैयत जो जिस प्रकार का टैक्स देता है उसी प्रकार अनधिभोगी रैयत भी टैक्स देगा। यह धारा 39 के अंतर्गत कहा गया है। अगला है अनधिभोगी रैयत का लगान रजिस्ट्रीकृत के अलावा नहीं बढ़ाया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत के अलावा जो रजिस्ट्री किया हुआ है उसके अनुसार ही देना पड़ेगा, उसका टैक्स आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह धारा 40 यानी कि 40 के तहत कहा गया है। अगला है अधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार। तो अधिभोगी रैयत को जो है बेदखल करने का अधिकार किस में दे रखा है, तो धारा 41 में दे रखा है। अगला है उपायुक्त रैयत के बेदखली होने या ना होने का निर्णय देंगे, धारा 42 के तहत। यदि कोई रैयत को बेदखल होता है तो उपायुक्त उसकी जांच करेगा और जांच के बाद उसको बेदखल होने या ना होने का निर्णय देगा। यह धारा 42 के तहत उल्लेख है जिसमें उपायुक्त जांच करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अध्याय 7 की बात करेंगे जो बेहद इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान सा है, छोटा सा है। अध्याय 7 में कहा गया है कि अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियाँ, धारा 43 यानी कि धारा जो 43 दे रखा है वह अध्याय 7 के अंतर्गत आएगा। इसमें कहता है जब किसी भूमि पर सरकार के द्वारा रेलवे, सड़क, नहर, बांध आदि बनाए गए हो तो लगान मुक्त रहेगा। यह धारा 43 के अंतर्गत कहा गया है। यदि सरकार के द्वारा कोई भी काम किया गया हो जमीन, किसी भी ज़मीन पर, तो उस ज़मीन का टैक्स जो है वह लोगों को नहीं भरना पड़ेगा, यानी रैयत को नहीं भरना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग अध्याय 8 की बात करेंगे जिसमें कहता है जोतों के पट्टे और अंतरण, धारा 44 से लेकर 51 तक का उल्लेख इसमें हम लोग को मिलता है। इसमें कहता है प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा। यह धारा 44 के अनुसार कहता है कि प्रत्येक रैयत जो होगा वह भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा। अगला कहता है भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्त के अनुसार एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। एक प्रतिलेख जो पाने का अधिकार होगा वह धारा 45 के अनुसार होगा। अगला कहता है रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध होगा। यह धारा 46 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध होगा। यह धारा 47 के अंतर्गत कहा गया है। भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध, यह धारा 48 के तहत है। इसमें अगला कहता है धारा 46, 47, 48 में रहते हुए कोई अधिभोगी रैयत जमीन का अंतरण कर सकेगा। यह धारा 49 के अंतर्गत आएगा। अगला कहता है भूस्वामी द्वारा जोत का अर्जन जो है वह धारा 50 के तहत कहा गया है। अगला है भूमि के अर्जन के बाद पर्याप्त भुगतान, यह धारा 51 के अंतर्गत इस बात को रखा गया है। इस प्रकार हम लोग अध्याय 9 की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उपबंध धारा 52 से लेकर 63 तक दे रखा है। जिसे पहले कहता है राष्ट्रीयकृत करार में नगद लगान वर्ष की प्रत्येक तिमाही में देय होगा, यानी कि प्रत्येक तिमाही में देय होगा जो भी उसका लगान होगा। ठीक है, लगान का भुगतान कचहरी या डाक द्वारा तथा अन्य द्वारा किया जा सकेगा। इसमें जो लगान यानी कि टैक्स जो भरा जाएगा वह कचहरी तथा डाक और अन्य माध्यमों से टैक्स भरा जाएगा। यह धारा 53 में कहता है। अगला है लगान भुगतान करने पर एक रसीद भूस्वामी के द्वारा दी जाएगी। अगर आप टैक्स भरते हैं तो उसके लिए आपको एक रसीद जो है दी जाएगी भूस्वामी के द्वारा। यह धारा 54 के अंतर्गत इस बात को कहा गया है।
अगला है लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक 6.25% साधारण ब्याज लगेगा। अगर आप लगान भुगतान नहीं करते हैं यानी कि टैक्स नहीं भरते हैं तो उसमें ब्याज जोड़ा जाएगा जो कि साधारण ब्याज होगा और यह ब्याज की दर जो होगा वह 6.25% होगा। अगला है लगान नहीं दिए जाने की स्थिति में भूधारक का पट्टा रद्द हो सकता है। अगर आप लगान टैक्स नहीं भरते हैं तो उसकी आपकी जो पट्टा है वह रद्द की जा सकती है। जोत का लगान रूपांतरित होने पर 15 वर्ष तक सीमित रहेगा। तो रूपांतरित होने पर जो लगान यानी कि टैक्स जो है वह 15 वर्ष तक क्या होगा, सीमित रहेगा। अगला है भूस्वामी के द्वारा किसी काश्तकार की कारावास दंड का प्रावधान होगा। अगर किसी व्यक्ति को कारावास या दंड का प्रावधान देना है तो यह भूस्वामी के द्वारा दिया जाएगा। अगला है बंजर भूमि का बंदोबस्त। यह धारा 63 में कहा गया है और अध्याय 9 क में इसका उल्लेख है। इस प्रकार दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इसका पार्ट 2 का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका पार्ट 2 जितना जल्दी आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।